जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो यूपी कांस्टेबल 2022 एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम जीके जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार सर पूछे जाते हैं, जिनका आना आपके एग्जाम में तय है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों को, अगर आपका सपना यूपी कांस्टेबल बनना है और वर्दी पहनना है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को जरूर देखना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अड्डा 730 स्टडी, जी हाँ, अड्डा 730 स्टडी, जो दे आपके सपनों को उड़ान। चलिए अगली बात शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बोलेंगे। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बोलेंगे बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बोलेंगे बाल्टिक सागर। सर कहाँ है बाल्टिक सागर? तो आपको याद रखना है, बाल्टिक सागर जो है ये यूरोप में पड़ता है। कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में पड़ता है, याद रखेंगे, यूरोप में बाल्टिक सागर पड़ता है। अच्छा, अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि बाल्टिक सागर को और उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है। ठीक है, तो बताना है कौन सी नहर हो जाएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, कील नहर। जी कौन सी? कील नहर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रही। कौन सी? कील नहर। अच्छा, बाकी ऑप्शन पर चर्चा की जाए। स्वज नहर, सर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन सी? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखेंगे। ठीक है, और पोर्ट ऑफ सईद, जो कई बार आपके एग्जाम में आया है, पोर्ट सईद। कौन सा? पोर्ट सईद कहां पर स्थित है? तो भी याद रखेंगे, जो पोर्ट सईद है ये भी ये कई बार ये यूपी कांस्टेबल में नहीं, अच्छे अच्छे एग्जामों में आया, आरओ तक में ये आया है कि पोर्ट सईद जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद है, पोर्ट सईद जो है ये सोज नहर पर स्थित है, सोज नहर। चलिए अब पनामा नहर की बात करें। पनामा नहर है ये, जब आप आएंगे उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका के ये मैक्सिको वाला जो आपको शहर देखने को मिलेगा, मैक्सिको वाले इलाके, तो बिल्कुल यहाँ पर कैरेबियन देश हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पनामा नहर। वहाँ पर एक पनामा शहर, पनामा देश है, वहाँ पर पनामा नहर देखने को मिलेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है सर, बाल्टिक सागर की अगर रानी पूछा जाए तो क्या बताएं? बाल्टिक सागर की रानी तो वेनिस को कहते हैं, जो कि इटली का शहर है। ठीक है, याद रखेंगे, बाल्टिक सागर की रानी किसे? वेनिस को कहते हैं, जो कि किसका? इटली का शहर है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? बोलेंगे फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? सर पवन की दिशा से, पवन के वेग से, लहरों की तीव्रता से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे जी हाँ, याद रखना है किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। फेरेल का जो नियम है किससे? सर पवन की दिशा से संबंधित है, याद रखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है? बोलेंगे क्या होगा? मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है। चलिए मैं आपको बताऊं सर, मूल अधिकार आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। मूल अधिकार की अगर बात की जाए तो मूल अधिकार को आपको याद रखना है, भाग कौन सा है? सर भाग 3 में इनका वर्णन है, 3 में। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक इनकी चर्चा है, 12 से 35 तक इनकी चर्चा है। ठीक है, आपको याद है संरक्षणकर्ता कौन है? तो आपको याद है न्यायालय जो है, न्यायालय ये आपका इनका संरक्षणकर्ता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। न्यायालय कितनी सर? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, याद रखना है। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कहां से सर लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, याद रखें। कहां से? अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुकम्मद खां या अब्दुल समद, मीर सैयद अली। क्वेश्चन नंबर अगला राइट आंसर क्या होगा? बोलेंगे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाएंगे। इसका क्या था? हाँ 5 गाड़ी, बिल्कुल सही। चलिए अगला ये लीजिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो आपको याद रखना है किसको दी गई थी? अब्दुल समद को। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ से चलाया गया था? बोलेंगे वाइकोम सत्याग्रह कहाँ से चलाया गया था, याद रखेंगे। तो आपको याद है केरल से, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, जी बिल्कुल सही, केरल से। कहाँ से? वाइकोम सत्याग्रह जो चलाया गया था केरल से चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या कोई बता सकता है सन कौन सा है? सन कमेंट बॉक्स में जरूर सर बताना, जरा बताना सन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में फिल करना। देखते हैं आपको कितना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक? सर स्टार लगाएंगे, एक बार नहीं सर 10 बार आपके एग्जाम में सीधा आया। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड मेयो को कहा जाता है, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में स्थानीय स्वशासन का जनक आता है तो आप सर लॉर्ड रिपन को नहीं भूलेंगे। किसको? लॉर्ड रिपन को नहीं भूलेंगे, याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को नहीं भूलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, कालिदास कौन थे? बोलेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में नाटककार थे, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, गुप्त काल के कवि थे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होंगे? देखो कालिदास की अगर बात की जाए
तो कालिदास जो थे ये अगर बेसिकली हम देखें तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये गुप्त काल के संबंधित है अगर आप देखेंगे। और गुप्त काल में भी कैसे, ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे विक्रमादित्य, उनके ये क्या थे, उनके कवि थे, दरबारी। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ क्या है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे विक्रमादित्य, कौन द्वितीय, जो विक्रमादित्य जिन्हें कहते थे, उनके ये कवि थे, दरबारी कवि थे, मतलब ये कवि थे। ठीक है, अच्छा जो ये कालिदास जी हैं, कालिदास ने, इन्होंने कई नाटकें लिखी। इन्होंने, अगर आप शुंग वंश जाएंगे, जो कि शुंग वंश में भी नाटकें लिखी, जैसे मालविका अग्निमित्रम जो किसी शुंग वंश की जानकारी देता है, मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास के। उसके बाद हर्षवर्धन से रिलेटेड, इन्हें मौर्योत्तर काल में अगर आप जाएंगे तो हर्षवर्धन से भी रिलेटेड कालिदास ने कई किताबें लिखी। तो आपको याद रखना है, ये कई मतलब उधर की किताबें भी लिखी, मौर्योत्तर काल में भी इन्होंने रचनाएं की हैं, और इधर भी इन्होंने मालविका अग्निमित्रम भी इन्होंने लिखी है। तो यानी कि शुंग वंश से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती। लेकिन आपको ये बातें याद रखना, इसलिए आपको याद रखना है कि गुप्त काल के ये जब कवि थे, इनका जो काल था वो गुप्त काल का था। ये बात आपको याद रखना, विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बताइए वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर जो थे एक क्या महान थे? बताइए, कवि थे, दार्शनिक थे, खगोलविद थे या ज्योतिषी? क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। और जो वराहमिहिर थे ये भी क्या थे? ये भी आपके चंद्रगुप्त सेकंड के थे। अच्छा, चंद्रगुप्त जो सेकंड था, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कौन सर? नवरत्न रहा करते थे, जो बाद में अकबर के दरबार में गए। और उससे पहले, अकबर से पहले अगर आप देखेंगे कि क्या नाम उसका, प्राचीन काल में नवरत्न जो थे ये इनके काल में भी रह चुके थे, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी रह चुके थे कौन? नवरत्न। तो इसके कालिदास, वराहमिहिर, ये जो इंपॉर्टेंट लोग थे, इन्हीं के शासन काल में रहते। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे आप लोग? मतलब राइट आंसर क्या होगा सर? सी, खगोलविद थे। कौन थे? खगोलविद थे वराहमिहिर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश के झंडा जो है वो दोहरे त्रिभुज? तो इसमें बताने की जरूरत, नेपाल। नेपाल का जो झंडा है कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का। ठीक है, इस भी प्रकार का है नेपाल, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा पाकिस्तान के अधिकार करने वाले पीओके शहर की राजधानी क्या है? जो मतलब पाकिस्तान ने पीओके है जिस पर अधिकार कर रखा है, उसकी राजधानी क्या? उरी है, श्रीनगर है, बालाकोट है या मुजफ्फराबाद है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि 13 का मुजफ्फराबाद होगा। क्या होगा? मुजफ्फराबाद। बात करें सर कश्मीर में पीओके, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है आपको याद रखना कौन सी? काराकोरम। काराकोरम जो हो जाएगी काराकोरम। काराकोरम की श्रेणी पर एक चोटी पड़ती है, काराकोरम है, काराकोरम, इसकी श्रेणी पर एक चोटी पड़ती है जिसे आप केटू या गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। क्या सब? केटू या गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जो कि अपने भारत में, हम लोग भारत में मानते हैं कि पीओके भी हमारा ही क्षेत्र है। ठीक है, तो पीओके जो है वो हमारा ही क्षेत्र है। तो केरल, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी केटू है, ये भी बात आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जरा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? किससे? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर से, पशु प्रजनन से, पौधे प्रजनन से या पर्यावरण संरक्षण से? तो आपको याद रखना है, जो चिपको ये था, ये ऐसा हुआ था, जो पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहाँ की जो जनजातियाँ थी, जहाँ ये शुरुआत स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, तो वो लोग आकर पेड़ में चिपक गई थी। राजा ने उनको आदेश दिया था कि मतलब पेड़ों को काटा जाए। तो आपको याद रखना कहीं ना कहीं ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरण से संबंधित। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट ये आया कब था? 73 में आया था। कब? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, लाल फीताशाही का अर्थ क्या है? लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है? विलंब, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद या मनमानी? लाल फीताशाही। तो आपको याद रखना, लाल फीताशाही जी बिल्कुल सही, विलंब। क्या होता है? विलंब, मतलब विलंब है, खेद है, लाल फीताशाही, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं पुलिस में, क्योंकि आप लोग समझते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना स्वाभाविक है। ठीक है, डिफेंस की जॉब है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। करा साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? लट्टू सवाल है, हर किसी को पता होगा साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो असम में, केरल में, अफ्रीका में या आंध्र प्रदेश में? देखिए ये जो साइलेंट वैली है ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, याद रखें। कहाँ पर? साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है, याद रखें। कहाँ पर सर? केरल में। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, केरल में आपने नीलगिरी पहाड़ी सुनी होगी, नीलगिरी क्या सुनी होगी? नीलगिरी। अच्छा, नीलगिरी के अगर सबसे ऊंचा वो पर्वत शिखर पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप? चोटी दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। अच्छा, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु और केरल में है। अच्छा, नीलगिरी का जो भी भाग आपके केरल में पड़ता है, जो भाग आपका कहाँ पर? केरल में पड़ता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? जो भाग केरल में पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहते हैं, शांत घाटी। उसे हम क्या कहते हैं? शांत घाटी कह देते हैं, यानी कि साइलेंट वैली कह देते हैं। ठीक है, घाटी कह देते हैं शांत वैली। और शांत घाटी जो है ये इतनी ज़्यादा जैव विविधता यहाँ
है, इतनी ज़्यादा जैव विविधता है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जैव विविधता यहीं पर है। पश्चिमी घाट में भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शांत घाटी में ही आपको बहुत अच्छे से जैव विविधता दिखाने को मिलेगी, बहुत दबा के जैव विविधता। अगर आपके कालक्रम के अनुसार आ जाता है सजाने में कि बताइए शांत घाटी में किस प्रकार की, तो आप पश्चिम घाट के बाद दूसरे नंबर में जैव विविधता रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जैव विविधता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित नहीं है? बोलेंगे 8वीं सूची में कौन सी भाषाएं शामिल नहीं? संस्कृत है, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली। बोलेंगे अच्छा एक बात बताइए, वर्तमान में तो आप लोग जानते हैं कितनी भाषाएं हैं संविधान में, लेकिन क्या बता सकते हैं जो मूल संविधान हमारा बना था, मूल संविधान बना था, तो मूल संविधान में 8वीं सूची में, मूल संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषाएं थी? कितनी भाषाएं थी, याद रखें कितनी भाषाएं थी, ये कोई बता सकता है कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपको मैं इसका बता देता हूं, इसका जवाब यहाँ बिल्कुल करेक्ट होने वाला है सी, जो अंग्रेजी है ये आपकी नहीं है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। ठीक है, अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाए, अंग्रेजी ये इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का ये रहा, बहुत ही धमाकेदार। राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे, क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस आयु तक अपने पद पर बने रहते? देखो उच्चतम न्यायालय जो होता है, ये अगर आयु की बात की जाए इनकी, तो आपको ये बात याद रखनी है कितनी, 65 वर्ष तक आयु होती है, 65 वर्ष। ये इनमें एक प्रावधान होता है, या तो आप 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लें, और या 6 वर्ष का कार्यकाल, या तो 65 वर्ष उम्र। हालांकि ज़्यादातर लोगों की 65 वर्ष उम्र ही हो जाती है, क्योंकि ये बहुत इनकेस मतलब जब आखिर में बिल्कुल जाते हैं तभी ये बनाए जाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका होता है, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे यही है, तो आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते। कितने प्रश्न थे? तो सर 15 प्रश्न थे। 15 में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, आने वाले हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिख के जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।